हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11, और इसको अगर कंप्लीट नहीं करते हैं अच्छे से तो क्लास 12 में भी दिक्कत होगा। स्ट्रेट लाइन सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो 10 क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, है ना। तो ध्यान से समझना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके बिना क्लास 12 में टेंजेंट एंड नॉर्मल करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक एक्सरसाइज है, वो भी इसके बिना संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ डिटेल से बताते जाएं, शायद ही इतना बढ़िया वीडियो आपको मिल पाएगा कहीं। तो ध्यान से देखना है स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कैसे स्लोप निकालते हैं, उसका स्लोप होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन उसके पहले 10 क्लास में जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। तो 10 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हैं, उसके बाद कॉलिनियरिटी का कंडीशन देखे थे, यही सब था। तो एक बार फिर से हम लोग वहाँ देख लेते हैं क्या क्या था। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ऐसे ही रट लिए थे, वहाँ पे याद कर लिए थे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसका प्रूफ कैसे है और वो फार्मूला निकला कहाँ से है ना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के पहले हम लोग को कार्टेशियन प्लेन देखना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जैसे ये एक प्लेन है ना। इसमें जैसे ही हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं, दो लाइन जब खींचते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे खींच दिए, थोड़ा सीधा खींच लेंगे, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये नाम है सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्चुअल में ये दोनों है क्या, नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल बना दिए हैं, दूसरे नंबर लाइन को वर्टिकल बना दिए हैं। दोनों का जीरो यहाँ पे मैच करता है और इधर 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, इधर -1 -2 -3 बढ़ते जाएंगे, इधर 1 2 3 ये वाई का हो गया और ये -1 -2 -3 ये वाई का हो गया, है ना। तो इसको बोल देते हैं हम लोग कार्टेशियन एक्सिस। ये जो दोनों लाइन खींचे इसको बोलते हैं कार्टेशियन एक्सिस, और इस प्लेन को अब बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन, देखो प्लेन भी बहुत तरह का होता है। पहला जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन देख रहे हैं, पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें लाइन का नाम कैसे कैसे है, एक्स वाई में है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक वैल्यू एक्स का होगा, दूसरा वाई का होगा। अब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे रियल पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को दिखाते हैं। तो इस लाइन का नाम हो जाता है रियल एक्सिस, इस लाइन का नाम हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस, और उस प्लेन का नाम हो जाता है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, ठीक है। ये जो एक्स है वो रियल हो जाएगा और वाई जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, ऐसे दिखाते हैं उसको, ठीक है। तीसरा, जब x के जगह r और y के जगह थीटा यूज होने लगे, मतलब किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो r और थीटा के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करने लगे तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। उसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन r और थीटा के टर्म में होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले ध्यान देंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा हुआ होगा। और किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को। पहली बात तो ये कि पहले ये एक प्लेन था, जैसे ही दो लाइन हम खींचे तो यहाँ 4 हिस्सा हो गया प्लेन का, और ये चारों हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। चारों हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ
क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट का पोजीशन कैसे डिफाइंड होता है? मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट ले लिए, या यहां कोई पॉइंट ले लिए, यहां कोई पॉइंट ले लिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब पॉइंट कहां पे है उसका पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं? तो पोजीशन बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको चेक करेंगे इस पॉइंट के बारे में कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है ना? वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो वाई एक्सिस ये वाला है ना? वाई एक्सिस ये वाला है, इससे कितना दूर है? तो दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके खींच दिए, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए वाई एक्सिस पर। ये वाला डिस्टेंस क्या बताएगा? ये बताएगा हमको कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं P। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है कैसे पता चलेगा? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, और यहां से हम ये भी पता करेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। अब जो वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस था उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। कितना डिस्टेंस था? 2 यूनिट था, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है इसलिए -2 यूनिट लिखेंगे। और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। ये +2 होगा क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, अगर नीचे जाते तो माइनस में लेते। तो वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको पहले लिख दिए, और एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है उसको बाद में लिख दिए। ये जो कहलाता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये इस पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमको देख के पता चल जा रहा है कि ये वाला पॉइंट -2 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से, और 2 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये पता चल जा रहा है। अगर इस पॉइंट Q का पोजीशन बताना है ना, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, कैसे बता सकते हैं? इसमें फिर से देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना दूर है ना? वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ 2 से, और फिर इधर देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो फिर से 2 यूनिट। इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 होगा। इसमें हमेशा x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में होता है। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ऐसे लिखाएगा xy, x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में। x का वैल्यू पहले मतलब x एक्सिस पर कितना कदम हम चले हैं। y एक्सिस से किसी पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो x का वैल्यू ही तो लिख रहे हैं, x का वैल्यू ही तो लिख रहे हैं। इधर से बढ़ते जा रहे हैं हम, इधर देख रहे हैं कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो 1 कदम दूर हुआ, 2 कदम दूर हुआ, और आगे जाते तो 3 कदम दूर होता। तो x का ही वैल्यू तो लिख रहे हैं सबसे पहले, तो x का वैल्यू सबसे पहले लिखाएगा, फिर y का वैल्यू लिखाएगा। तो ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट का। अब ये तो पोजीशन हो गया किसी भी पॉइंट का। अब 2 पॉइंट को जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा, है ना? 2 पॉइंट को जब भी ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगा, कोई जरूरी है? एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ये दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, क्या लाइन बन गया? नहीं, कर्व भी हो सकता है ना? हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि 2 पॉइंट के बीच में, है ना, कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, जिसको फिजिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वही क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, है ना? उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, इसको ज्वाइन कर दिए इस तरह से ताकि ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो। तो ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसको मिटाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग चालू करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना? उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। और यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं Q,
जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमको करना क्या है, इसके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसके बीच का वो डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाएगा, तो देखो फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो x एक्सिस पे, ये वाला। अब बता सकते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा। यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो यहां पे ऐसे, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो इस पर ऐसे। यहां नाम दे दे रहे हैं m n r। ठीक है, यहां परपेंडिकुलर डाले हैं, यहां भी परपेंडिकुलर डाले हैं, और यहां भी परपेंडिकुलर डाले हैं। अब हमको चाहिए कि पी आर का वैल्यू कितना है, बताओ। पी आर का वैल्यू कितना है, एम एन का वैल्यू कितना है, पी एम का वैल्यू कितना है, क्यू एम का वैल्यू कितना है, ये सब चीज फाइंड करना है हमको। ओ आर कितना है, ओ एन कितना है, ये सब का वैल्यू बताया जा सकता है, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। देखो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले लिए हैं x1 y1। एक बात बता दे रहे हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख लेना, है ना। कि वो भी बता दें कैसे बढ़ाया जाएगा, बढ़ा करके देख लेना, है ना। तो देखो स्लो हम इसलिए चल रहे हैं कि बहुत ध्यान का जरूरत है, बहुत बारीक चीज़ है। अगर अंदर घुस करके समझेंगे किसी चीज़ को तो अच्छे से समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। मैथ बिना फिलॉसफी के नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग कि पी आर का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x1 होना चाहिए। तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कैसे है, अभी अभी देखो हम पीछे जो यहाँ पे मिटाए ड्राइंग बनाए थे उसमें देख लेना कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिख रहे थे। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 इसलिए है क्योंकि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x1 है और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस y1 है। तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x1 है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x1 होगा, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस y1 है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस y1 होगा। सिमिलरली x2 कहां से कहां तक है, O से लेकर के पूरा n तक, यह है x2, और n से लेकर के पूरा q तक यह है y2, यहां तक। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उससे बढ़िया दूसरा वीडियो देखो, है ना, रील्स देख लो। तो चलते हैं यहां, क्या ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 है और ये y2 है। हमको तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम चाह रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं, PQM में, इस ट्रायंगल में आ जाएं। और हम ये चाह रहे थे कि इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर किसी तरह से पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है, यही दोनों चीज फाइंड करने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इसमें। अब जैसे देख लो, O से लेकर के N तक डिस्टेंस कितना है, x2, और O से लेकर के R तक डिस्टेंस कितना है, x1। तो कोई बता सकता है कि R से लेकर के N तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्या x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1। अब जो ये Rn है वही Pm भी होगा। ये तो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ये रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो x2 माइनस x1 अगर ये है तो ये वाला भी कितना होगा, x2 माइनस x1। ठीक है,
और ये कितना होना चाहिए, क्यू एम। देख लो Q से लेके N तक y2 है और M से लेके N तक y1 है। ये y1 है भाई, तो ये भी तो y1 होगा ना, ये भी तो y1 होगा M से N तक। तो ये पूरा y2 में से ये y1 घटा दे तो ये वाला चीज पता चल जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, तो देखो PR कितना था, y1। mn कितना था, mn कितना था, ओ PR y1 है, mn भी y1 है। PM कितना हो जाएगा, PM को हम लोग लिख सकते हैं Rn के बराबर होगा, और Rn कितना होगा, On माइनस OR। इसका मतलब x2 माइनस x1 ये कहा जा सकता है। QM कितना होगा बता दो। QM जो होगा ना वो QN माइनस MN होगा। इसका मतलब y2 माइनस y1 होगा। OR कितना था, x1, और ON कितना था, x2। तो खैर हमको जरूरत पड़ेगा सिर्फ ये दोनों चीज का, क्योंकि हम ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाह रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है PQ, डिस्टेंस जो फाइंड करना है PQ है ना, कैसे निकलेगा, अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये कहां से आ रहा है, पाइथागोरस से आ रहा है। बाई पाइथागोरस थ्योरम D इज इक्वल टू PQ, और PQ इज इक्वल टू अंडर रूट PM का स्क्वायर और प्लस MQ का स्क्वायर। ठीक है, PM का स्क्वायर मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये निकल गया D इज इक्वल टू, और इसी को हम लोग कहते थे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्लास 10 में हम लोग याद किए थे। तो इस फॉर्मूले से किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होना चाहिए, x1 y1 और x2 y2, तो उसके बीच का डिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे। अब एक सिंपल सा इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। दो पॉइंट दिया है, कैसा कैसा, एक है P x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2। ठीक है, और बता दिया गया है हमको x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, PQ जो है, ये जो PQ है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं कोई। PQ जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। देखो, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर खींचेंगे तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब फिक्स होगा, चेंज नहीं होता है कभी। और अगर वही लाइन को x एक्सिस के पैरेलल खींचा जाए, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल तो खींचा ही है, अगर उसी लाइन को y एक्सिस के पैरेलल खींचा जाए, है ना, तो उस समय x कोऑर्डिनेट सेम होगा। देखो P यहां ले लिए और Q यहां ले लिए, x1 y1 Q x2 y2। ठीक है, इस बार जो लाइन खींचे हैं वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस बार जो है x1 और x2 जो होगा वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। y1 और y2 तो अलग अलग होगा क्योंकि इसका हाइट कुछ कम है और इसका हाइट ज़्यादा है, लेकिन y एक्सिस से इसका डिस्टेंस भी उतना ही है और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस भी उतना ही है, तो ये x1 और x2 अलग अलग वैल्यू नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस देन PQ इज इक्वल टू, हम लोग जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख रहे थे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख रहे थे,
ये तो रहेगा तो ऐसे ही, फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, बट सिंस PQ is parallel to x-axis, therefore x2 is equal to x1। ये जो x1 और x2 है ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो PQ का वैल्यू उस समय कितना हो जाएगा, ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो ये तो जीरो हो गया ना, तो सिर्फ डिस्टेंस निकलेगा कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और चीज बता दे रहे हैं कि ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो लिख रहे हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख दे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तो हुआ पहला। दूसरा कंडीशन इसी का कि अगर PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो क्या होगा। तो अगर PQ पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा तो y1 y2 सेम हो जाएगा, और इस समय PQ का जो डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि y2 और y1 सेम हो जाएगा इस समय, ठीक है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस सिर्फ y कोऑर्डिनेट को यूज करके निकाल लेंगे, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट को यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। क्या बेवकूफ़ी कर दी हम, x1 x2 सेम होगा, पैरेलल टू y एक्सिस है, क्या हो गया, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू अगर x एक्सिस होगा तो कौन सा वैल्यू सेम होगा, दिख रहा है वहाँ, फिर भी यहाँ गलती लिख रहे हैं, है ना। इसलिए बोले ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है इसमें, ज़रूरत से ज़्यादा। देखो पैरेलल टू x एक्सिस अगर लिखेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस अगर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू y2 मिलेगा ना, y1 इज इक्वल टू y2 मिलेगा। y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना, x y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कुछ और है और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कुछ और है, तो इसका मतलब x का वैल्यू तो चेंज होगा, y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो y का वैल्यू चेंज नहीं होने का मतलब कि y1 इज इक्वल टू y2 हुआ, तो डिस्टेंस निकलेगा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को सुधार लेना। अब सेक्शन फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला भी करना है हम लोग को। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब यह है कि कहीं भी दो पॉइंट तो था, Px1 y1 एंड Qx2 y2, ये दो पॉइंट तो था पहले से, बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ गया यहाँ R, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं xy, है ना। अब दो पॉइंट को जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, तो हम इसको ज्वाइन कर दिए तो स्ट्रेट लाइन बन गया। अब जैसे ही बीच में तीसरा पॉइंट लेंगे यहाँ, है ना, बीच में जैसे ही तीसरा पॉइंट यहाँ लेंगे तो लाइन का दो टुकड़ा हो जाएगा। अब दो टुकड़ा हो गया तो अगर बराबर बराबर होता तब तो हम कहते हैं कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया, सेम रेशियो में कट रहा है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों टुकड़ा अलग अलग है, तो पहले वाले का नाम हम m दे रहे हैं और दूसरे वाले का नाम n दे रहे हैं, ठीक है। कि ये जो तीसरा पॉइंट जो आया लाइन के ऊपर में, वो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, ठीक है। ये m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमको चाहिए क्या, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज किस लिए करते थे, सेक्शन फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि ये जो तीसरा पॉइंट था जो ये दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, उसी के लिए था सेक्शन फॉर्मूला, है ना। मतलब दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट आके बैठ गया इस तरह से कि इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, है ना। ये रेशियो अगर दिया हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो देखते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं, फिर से वही काम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर। ठीक है, जहाँ जहाँ भी परपेंडिकुलर डाले हैं सब जगह नाम दे देंगे, एस टी एम एन एल। ठीक है, हर जगह क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। क्या आप कोई बता सकता है कि ट्रायंगल पी आर टी और ट्रायंगल आर क्यू एस है ना, क्यों सिमिलर होगा? पहले तो बताओ सिमिलर होगा कि नहीं होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी आर टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, क्या ये दोनों सिमिलर होगा? तो हमको तो लग रहा है कि सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि देखो बता रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर में ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन गया, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन गया, और ये उसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये वाला जो एंगल है 1 और 2 ये दोनों इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा हुआ है तो पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम बेसिक से हम लेके चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, है ना। तो देख लो, अगर 1 और 2 इक्वल है और 90 90 दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है, तो ए सिमिलैरिटी याद है, ए करके एक सिमिलैरिटी था कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सिर्फ इक्वल मिल जा रहा है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा, तो हम लोग ए से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। देखो, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस, ये इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग से, ये इक्वल हो गया कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग से, और ये इक्वल हो गया, राइट एंगल है दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू एस। ठीक है, पी आर टी और आर क्यू एस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। अब जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, या दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, यही पढ़े थे। तो इस दोनों ट्रायंगल का, जिस दोनों ट्रायंगल को अभी हम लोग सिमिलर किए, इस दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये m था और ये n था, तो ये दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं हम। कैसे होगा? अगर इस ट्रायंगल का पी आर लेते हैं तो इस ट्रायंगल का आर क्यू लेना होगा, इस ट्रायंगल का अगर आर टी लेंगे तो उसका क्यू एस लेना होगा, और इसका अगर पी टी लेंगे तो उसका आर एस लेना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। ये डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है, बस हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला जो 10 क्लास में हम लोग रटे थे वो आया कहाँ से था, है ना। अभी भी इसका कोई जरूरत नहीं है, रट के हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन किसी चीज को अगर बनते देख लेते हैं, है ना, तो समझ ही गया होगा, आसान हो जाता है कोई चीज को समझना, बनते अगर देख लेते हैं तब, है ना। तो चलो देखते हैं, पी आर बाई आर क्यू, आर टी बाई क्यू एस और पी टी बाई आर एस, ये मिल गया कैसे? ट्रायंगल सिमिलर था इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ। अब बताओ पी आर का वैल्यू क्या हो सकता है? पी आर का वैल्यू क्या है? एम है भाई, पी आर का वैल्यू एम है, लिखा हुआ है तो फिगर में क्लियर। पी आर का वैल्यू कितना? एम। आर क्यू का?
आर क्यू का वैल्यू n, आर क्यू का वैल्यू n है। आर टी का वैल्यू कितना है? आर टी का वैल्यू कितना है भाई, बता सकता है कोई? आर टी का वैल्यू कितना है? तो देखो आर का कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y मान के रखे थे यहाँ पे। आर टी हमको चाहिए, ये तो जैसे ये जो y दिख रहा है वो पूरा r से n तक का वैल्यू है, और ये जो x दिख रहा है वो o से लेके n तक का वैल्यू है, o से लेके n तक का वैल्यू। लेकिन हमको सिर्फ RT चाहिए। इसका मतलब Rn में से अगर Tn घटा दें, है ना, Rn में से Tn घटा दें तो हमको RT पता चल जाएगा। अच्छा Pm कितना है बताओ? Pm कितना है? देखो OM x1 है, PM y1 है, तो इसका मतलब Tn भी y1 ही होगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? सिर्फ यहां से यहां तक देखो तो देखो y1 यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि ये वाला हाइट y1 का वैल्यू है। RT अगर हमको निकालना होगा तो ये y में से, y देखो यहां से लेके यहां तक है और यहां से यहां तक y1 है, तो इसको हम लोग y माइनस y1 कह सकते हैं RT को। ठीक है, ये जो QS है, Q बहुत ज्यादा दूर में लिखा हुआ है, यहीं लिख देते हैं नजदीक में। QS जो है, Q से लेके L तक का डिस्टेंस y2 है। देखो यहां से लेके पूरा y2 है यहां तक, है ना, और S से लेके L तक का वैल्यू y के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक y है। देख लो ना ये कहाँ मिल रहा है? y कोऑर्डिनेट से, है ना, तो इसका वैल्यू y है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? y2 माइनस y, इसको बोलेंगे y2 माइनस y। अच्छा अब इधर आते हैं, PT कितना होगा? PT कितना होगा? तो देखो यहां से लेके पूरा n तक ये x था और इतना x1 है, इसका मतलब ये बचेगा x माइनस x1। और ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा बताओ? तो देखो यहां से पूरा यहां तक y2 है, x2 है, x2 है, और यहां से यहां तक पूरा x था, तो हमको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2 माइनस x। देख लेना फिगर थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो उसको ठीक से देखना जरा, हालांकि सब कुछ दिख ही रहा होगा, ओवरलैप तो नहीं किया है कहीं। RT का वैल्यू कितना मिल गया बताओ? RT का वैल्यू y माइनस y1, y माइनस y1 बाई QS, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 नहीं, y2 माइनस y। PT x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। ये हमको कहां से मिला? दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाले और रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसी से हम लोग को मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला। कैसे? एक बार इसके साथ इसको लेंगे और एक बार इसी के साथ इसको लेंगे। ठीक है, m बाई n इसके भी बराबर है, m बाई n इसके भी बराबर है, तो इसको भी इसके साथ लेंगे और इसको भी इसके साथ लेंगे। दो इक्वेशन बनेगा हमारा इस टाइप का। देखो m बाई n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है? mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, अब x जो है उसको एक साइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमको? mx और प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। और इधर से अगर x कॉमन निकाल दें
तो x इज इक्वल टू मिलेगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये निकल गया x का वैल्यू। और सिमिलरली y का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n, ये निकल गया y का वैल्यू। ठीक है, तो अगर किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट उसके बीच में आ गया जो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर वो रेशियो हमको पता है तो बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये जो सेक्शन फॉर्मूला था ये इंटरनल डिवीजन के लिए था, ध्यान से समझना। इंटरनल डिवीजन का मतलब हुआ कि दो पॉइंट पहले से था और उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट हम ले लिए, उसके दोनों पॉइंट के अंदर में बीच में एक पॉइंट ले लिए जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब PQ था, ये R है, तो PR RQ इज इक्वल टू m/n बना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो मिला वो इंटरनली जब डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, दो पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को इज इन रेशियो m/n, तो ये वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, उसके लिए भी सेक्शन फॉर्मूला है, तो उसको हम लोग डिराइव नहीं करते हैं। क्या हो जाता है उसमें, सिर्फ दिखा देते हैं, है ना, कैसे कैसे होता है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन में हम लोग देखें कि P एंड Q x1 y1 x2 एंड y2 ये दो पॉइंट था। R एक पॉइंट ले लिए इसके बीच में जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई अभी मान के चल रहे हैं, x और y का वैल्यू निकाले हम लोग, m और n के रेशियो में डिवाइड किया, तो PR/RQ इज इक्वल टू m/n था। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन क्योंकि R जो है वो P और Q के बीच में आ रहा है ना बीच में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, mx2 nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू कैसे फाइंड किए, m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है एक्सटर्नल डिवीजन? एक्सटर्नल डिवीजन ये है कि PQ कोई लाइन था, ठीक है, PQ कोई लाइन था, R एक पॉइंट जो लिए हम वो लाइन के बाहर है कहीं, है ना, ये जो R पॉइंट है XY ये कहीं लाइन के बाहर चला गया, लाइन के बाहर चला गया ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो था ना PR/RQ ये अभी भी m/n है। इसका मतलब P से लेके R तक का डिस्टेंस m है और R से लेके Q तक का डिस्टेंस n है। इस टाइप के फिगर को बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। लाइन हमारा जो था वो P से लेके Q तक ही था, लेकिन R एक तीसरा पॉइंट जो है वो लाइन के एक्सटीरियर में है, कहीं बाहर में है, और P से लेके R का वैल्यू और Q से लेके R का वैल्यू का दोनों का रेशियो जब फाइंड करते हैं तो वो m/n ही आ रहा है। मतलब सारा कंडीशन उसी टाइप का है, सिर्फ ये एक्सटर्नली चला गया, मतलब लाइन पे पॉइंट नहीं है, लाइन के बाहर है। तो इसका जो x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा उसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। और चेंज क्या हो जाएगा इसमें, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n एंड y इज इक्वल टू m/2 माइनस n/1 बाई m माइनस n। ये हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला। कोई चेंज नहीं है, बस प्लस के जगह क्या करना है, माइनस कर देना है।
तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देख लिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़े थे वहां, है ना। हालांकि सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बन जाता है, देखो P और Q दो पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये x2 और y2 है। इसके बीच में फिर से एक R पॉइंट आ गया, सच दैट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि पहले जो था वो उसको m और n में डिवाइड कर रहा था, अब m और m में ही डिवाइड कर रहा है, या n और n में ही डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू इस बार सेम हो गया, तो इसको हम लोग मिड पॉइंट मान लेंगे। और जैसे ही मिड पॉइंट हो जाता है तो दोनों वैल्यू सेम होगा, दोनों वैल्यू सेम होगा तो रेशियो हो गया 1:1। भाई 5:5 हो गया तो कट के फिर 1:1 ही तो आएगा। रेशियो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। मान लो ये टुकड़ा 5 और ये 5 हो गया, तो रेशियो जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1:1 का आएगा। तो R जो होगा मिड पॉइंट तभी कहलाएगा जब ये दोनों रेशियो सेम होगा। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा करके ये x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू m का वैल्यू भी 1 डालेंगे और n का वैल्यू भी 1 डालेंगे मिड पॉइंट में, तो हमको मिलेगा x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, इसी में m और n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। क्या किए हम लोग, पुट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 इन सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन जो बताए थे उसी में हम लोग क्या करेंगे, x के जगह m के जगह और n के जगह 1 पुट करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन वाले में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। 1 - 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो इंफिनिटी हो जाएगा ना। तो एक्सटर्नल डिवीजन में ये काम नहीं करेगा। इंटरनल डिवीजन में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, m और n जो रेशियो था हमारा उसको 1 और 1 पुट कर देंगे। अब एक फॉर्मूला लास्ट वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का देख लेते हैं, उसके बाद कुछ कॉलिनियरिटी का कंडीशन देख लेंगे, तब हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन में इंटर करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत तरीका पड़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, है ना। एक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक है हीरोन्स फॉर्मूला, और एक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें बेस नहीं होगा, हाइट नहीं होगा, तीनों साइड भी नहीं होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 x2 y2 और c x3 y3, ठीक है। बस ये तीनों वर्टेक्स दे दिया है और इसका एरिया फाइंड करना है। तरीका तो बहुत सारा है, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल ले सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से फिर BC निकाल देंगे, और डिस्टेंस फार्मूला से फिर AC निकाल देंगे, और फिर हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, तो एरिया निकल जाएगा, है ना। निकाल सकते हैं उस तरह से भी, लेकिन डायरेक्ट जब फॉर्मूला है हमारे पास तो क्यों उतना मेहनत करें, है ना। एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ वर्टिसेज को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को, क्योंकि इसका डेरिवेशन बता भी दें तो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो क्लास 12 के डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। क्लास 12 में चैप्टर 4 जो है ना, क्लास 12 का
क्लास 12 का चैप्टर 4 जो है वो डिटरमिनेंट पढ़ना है हम लोग को, डिटरमिनेंट, और उसमें जाकर के इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है। तो अभी बता करके कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही, और उसको कैसे याद रखेंगे वो भी देख लेना, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड बंद। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखो इसको याद कैसे रखते हैं, याद कैसे रखते हैं इसको, 1 2 3, ठीक है। x1 x2 x3 ये तो सीरियल नंबर से चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत यहां हो जाता है कि y2 माइनस y3 है कि y3 माइनस y1 है, y1 माइनस y2 है। अगर x1 लिए हैं हम, x1 लिए हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3, ठीक है। x1 ले लिए तो y2 माइनस y3, अगर x2 ले लिए तो फिर y3 माइनस y1, सर्कल में घूमते रहना है। फिर अगर x3 ले लिए हम तो फिर y1 माइनस y2, ऐसे लिखाएगा। x1 लेते हैं तो फिर y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या होता है ये, कॉलिनियरिटी मतलब, कॉलिनियरिटी का मतलब हुआ कि इस तरह से 3 पॉइंट लिए हम, और अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए तो ये कॉलिनियर कहलाता है ना। मान लो 3 पॉइंट अगर ऐसे ले लेते तो ये तो कभी कॉलिनियर नहीं होगा। एक लाइन खींचे तो ये दोनों आया, दूसरा लाइन खींचेंगे ये दोनों आएगा, तीसरा लाइन खींचेंगे ये दोनों आएगा, तीनों पॉइंट एक लाइन पे कभी नहीं आएगा। तो तीनों पॉइंट जब एक लाइन पे आ जाए, है ना, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन ए सिंगल लाइन, देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर होने का क्या क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है कि अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जोड़ के ये डिस्टेंस मिल जाए तो हम लोग कहेंगे, मतलब ये कि ए बी सी है। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी मिल जाता है तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। लेकिन यहाँ देखो, अगर कॉलिनियर नहीं हो तो ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी नहीं मिलेगा, कॉलिनियर नहीं होगा तब। तो कॉलिनियर अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर ऐसा होता है देन हम कह सकते हैं ए बी सी आर कॉलिनियर। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा, कॉलिनियर होने का कुछ और भी कंडीशन है। क्या है, देखो, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल तो तभी बनेगा ना जब नन कॉलिनियर पॉइंट्स होगा हमारे पास। तो अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। मान लेते हैं कि हमको प्रूफ करने दे दिया कि ये जो पॉइंट है तीनों x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 पॉइंट हमको दे दिया है और हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों कॉलिनियर है। हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। अगर कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा कॉलिनियर होगा तो।
और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आया, इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इफ ए बी सी आर कॉलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। यह है दूसरा कंडीशन। हालांकि कॉलिनियरिटी का अभी और भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन जब शुरू करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडीड इन क्लास 10, है ना। 10 क्लास में हम लोग इतना पढ़े थे। एक चीज एक्स्ट्रा इसमें बताया, जो एक्सटर्नल डिवीजन था सेक्शन फॉर्मूला का, वो हम लोग क्लास 10 में नहीं पढ़े थे। क्लास 10 का जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, सबका रिवीजन एक तरह से हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, है ना।